वेलकम बैक टू इनोवेटिव साइंस टेक सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। तो गाइस, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लिबरल नेशनलिज्म के बारे में, कि जो लिबरल नेशनलिज्म वाले लोग थे वो कौन कौन सी आइडियोलॉजीज फॉलो करते थे। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये लिबरलिज्म वर्ड है ये कहाँ से आया। तो जो लिबरलिज्म वर्ड है वो लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसको हम लैटिन में लिबर कहते हैं। अब इस लिबर का मतलब क्या है? फ्री। ठीक है, लिबरलिज्म मतलब फ्री आइडियोलॉजी वाले लोग। तो हम देखते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म वाले लोगों की क्या क्या आइडियोलॉजीज थी। फर्स्ट, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, मतलब हर आदमी या हर इंसान कानून के सामने इक्वल होना चाहिए। उसको वोटिंग राइट्स होने चाहिए, उसको सारे राइट्स मिलने चाहिए, उसको फ्रीडम होनी चाहिए इंडिविजुअल के ऊपर, मतलब खुद के ऊपर, कि वो कहीं पे भी रह सकता है, कहीं पे भी घूम सकता है। ठीक है, और किसी भी चीज़ को वो खरीद सकता है, किसी भी जगह वो जा सकता है। ठीक है, और वो कानून के सामने इक्वल होगा। ऐसे नहीं होगा कि राजा है तो उसको कुछ अलग प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, और कोई इंसान है, अलग किसान है, उसको अलग प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं। सबके लिए सेम प्रिविलेजेस होने चाहिए और इक्वल प्रिविलेजेस होने चाहिए, और वो हर बंदा कानून के सामने इक्वल होना चाहिए, चाहे वो राजा हो या फिर चाहे वो किसान हो कोई। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा? गवर्नमेंट बाय कंसर्न। गवर्नमेंट बाय कंसर्न का मतलब क्या है कि जो आम नागरिक है वहाँ की, जो पॉपुलेशन है वहाँ की, वही डिसाइड करेगी कि गवर्नमेंट किसकी बननी चाहिए। अब वहाँ पे ऑटोक्रेसी रूल है, तो फिर भी वहाँ के लोगों को ये डिसाइड करना चाहिए कि वो जो राजा है वो कौन बनेगा। या फिर अगर डेमोक्रेसी है तो लोग वोट दे के डिसाइड करेंगे कि किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए। थर्ड पॉइंट क्या है हमारा? कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिप्रेजेंटेटिव्स गवर्नमेंट थ्रू पार्लियामेंट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बनना चाहिए जिसमें हर एक लॉ प्रॉपरली लिखा हो कि किस चीज़ के लिए क्या क्या हमको लॉ फॉलो करने चाहिए, और पार्लियामेंट के अंदर हर एक रिप्रेजेंटेटिव अपनी बात कहे, अपना मुद्दा रखे कि क्या क्या चीज़ें सुधार में आनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें गलत हो रही हैं। इससे क्या होगा? पार्लियामेंट भी एक सही वे में चलेगी और कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो क्या होगा? अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हुआ तो पार्लियामेंट सही डायरेक्शन में नहीं चल पाएगी, और जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होगी कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो जाएंगे, रूल्स भी चेंज हो जाएंगे। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक ही होना चाहिए, और सारे लॉज जो बने हैं, सारी जो यूनिट्स बनी हैं वो सेम रहनी चाहिए। थर्ड पॉइंट तक हमने पढ़ लिया है। फोर्थ पॉइंट क्या है? एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लियर प्रिविलेजेस। इसका मतलब क्या है? जो लिबरल नेशनलिज्म वाले लोग होते थे वो सोचते थे कि जो ऑटोक्रेसी है, यानी जो राजा रजवाड़े रूल कर रहे हैं, उनको बस अब संन्यास लेना चाहिए, मतलब उनका एंड होना चाहिए ऑटोक्रेसी रूल का। ठीक है, और क्या है? हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था? हमने 3 ग्रुप्स पढ़े थे। ठीक है, तो उसमें लास्ट ग्रुप क्या था? क्लर्कीज का। क्लर्कीज कौन होते हैं? जो चर्च में काम करते हैं। ठीक है, तो उनको भी कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस हुआ करते थे जो एक कॉमन मैन को नहीं होते। तो ये क्या चाहते थे लिबरल नेशनलिज्म वाले लोग, कि जो राजा को ऑटोक्रेसी के द्वारा इतने प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं और लड़की को प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं, उनको डिस्ट्रॉय कर दीजिए, उनका एंड कर दीजिए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट क्या हमारा? इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी हर बंदे को अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी पे राइट होना चाहिए। जैसे कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी राजा को किसी बंदे की प्राइवेट प्रॉपर्टी पसंद आ गई तो उसने उस पर कब्जा कर लिया और बोला कि भाई ये मेरे को अच्छी लगी, मैंने ये ले ली। ठीक है, राजा वहाँ पे कुछ बनवाना चाह रहा हो, पैलेस वैलेस, तो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी उसको खरीदनी पड़ेगी। ऐसे ही वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं छीन सकता। ठीक है, तो हमने ये 5 पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, जिससे हमको पता चलता है कि लिबरल नेशनलिज्म वाले लोगों की क्या क्या आइडियोलॉजीज होती थी, वो क्या सोचते थे। एक बार वापस रिव्यू कर लेते हैं। फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, सबको फ्रीडम होनी चाहिए। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, हर बंदा कानून के सामने इक्वल होना चाहिए। गवर्नमेंट कंसर्न से बननी चाहिए लोगों से। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और रिप्रेजेंटेटिव अपने मुद्दे रखेंगे, अपने लॉज रखेंगे सामने, और पार्लियामेंट के थ्रू वो रिप्रेजेंटेटिव और कॉन्स्टिट्यूशन एक डायरेक्शन में चलने चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूशन सेम रहना चाहिए, वरना गवर्नमेंट चेंज होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन भी चेंज हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या है? ऑटोक्रेसी के जो प्रिविलेजेस हैं वो एंड होना चाहिए, राजा जो रूल कर रहा है वो एंड होना चाहिए, डेमोक्रेसी आनी चाहिए, और क्लर्कीज को जो प्रिविलेजेस दिए जा रहे हैं वो भी डिस्ट्रॉय होने चाहिए।
फिफ्थ पॉइंट क्या है, इनवॉलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है हर एक बंदे की, उसके ऊपर उसका प्रॉपर राइट होना चाहिए, उसका प्रॉपर सर्टिफिकेट होना चाहिए, वरना ऐसा हो सकता है कि कोई भी उस पर कब्जा कर ले, वो राजा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स पढ़े हैं लिबरल नेशनलिज्म के बारे में कि लिबरल नेशनलिज्म वाले जो लोग होते थे वो क्या सोचते थे, उनकी क्या आइडियोलॉजीज थी। तो हमने ये तो देख लिया कि लिबरल नेशनलिज्म वाले लोग थे वो क्या आइडियोलॉजीज फॉलो करते थे। अब हम देखते हैं यहाँ पे दो स्फीयर्स हैं हमारे पास, एक पॉलिटिकल स्फीयर की तरफ से और एक इकोनॉमिक स्फीयर की तरफ से। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल स्फीयर। जो पॉलिटिकल स्फीयर था उसमें क्या होता था, उसमें ये 4 पॉइंट्स आते थे हमारे स्टार्टिंग के जो हमने पढ़े अभी, फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, इक्वालिटी बिफोर लॉ, गवर्नमेंट बाय कंसर्न, कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट टू पार्लियामेंट, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ठीक है, और प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू जो इंसान की वो है, मतलब इंसान के जो राइट्स हैं वो होने चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो 4 पॉइंट्स हमने पढ़े हैं ये क्या है, ये पॉलिटिकल स्फीयर में आने हैं। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ है हमारे पास, इक्वालिटी बिफोर लॉ डज नॉट नेसेसरी स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। यानी क्या है, जो इक्वालिटी बिफोर लॉ है, यानी सभी को इक्वालिटी बिफोर लॉ तो दे दिया गया, लेकिन यूनिवर्सल सफरेज यानी वोटिंग राइट्स कुछ ही लोगों को दिया गया। जैसे कि हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम में पढ़ा है, क्लास 9th में क्या पढ़ा है कि हमने देखा था कि उन्हीं लोगों को वोटिंग राइट्स दिए जा रहे थे जिनके पास ज़्यादा पैसा था, प्रॉपर्टीज़ थी, और किसको दिए जा रहे थे, वो ज़्यादातर मैंस को दिए जा रहे थे, वुमेन्स को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया था, और मैन में भी उन्हीं को इंक्लूड किया था जिनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं। ठीक है, तो ये तो गलत हो जाएगा, मतलब कि हर बंदे को वोटिंग का राइट होना चाहिए, लेकिन इनमें क्या किया उसने, यूनिवर्सल सफरेज को ना मानते हुए उन्होंने मतलब वुमेन्स को राइट नहीं दिए और उन लोगों को राइट नहीं दिए जिनके पास पैसे कम थे या फिर प्रॉपर्टीज़ कम थी। उन लोगों को राइट दिए इन्होंने जिनके पास प्रॉपर्टीज़ थी, अच्छा खासा पैसा था। ठीक है, तो ये हमने देखा पॉलिटिकल स्फीयर। अब देखते हैं हम इकोनॉमिक स्फीयर में क्या आता है। तो अब हमने पॉलिटिकल स्फीयर तो देख लिया, अब देखते हैं इकोनॉमिक स्फीयर। इकोनॉमिक स्फीयर में क्या था, फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड अबॉलिश ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसका मतलब क्या है कि मार्केट को फ्री कर दो, फ्रीडम ऑफ मार्केट ये नहीं है। फ्रीडम ऑफ मार्केट का मतलब है कि मार्केट में जो टैक्सेस लगते हैं और जो लोगों को ट्रेड करने के लिए जो मौका मिलता था वो कम मिलने लगा और टैक्सेस ज़्यादा लगने लगे, तो उन्होंने बोला, लिबरल नेशनलिज्म वाले लोगों ने इकोनॉमिक स्फीयर में ये बोला कि मार्केट्स में ज़्यादा टैक्स वैक्स ना लगे और ट्रेड इजीली हो जाए। फिर क्या बोला, अबॉलिश ऑफ स्टेट इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी पहले क्या होता था कि जब एक सामान को दूसरी जगह लेके जाते थे, एक देश से दूसरी जगह, तो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगते थे गुड्स और सर्विसेज पे। अब ऐसा तो नहीं है ना कि एक जगह पे प्रोड्यूस किया हमने और उसी जगह कंज्यूम कर लिया, दूसरी जगह भी बेचना होता है। तो दूसरी जगह जब बेचने जाते थे एक स्टेट से दूसरी स्टेट में या फिर एक कंट्री से दूसरी कंट्री में, तो क्या होता था, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगते थे। तो उन्होंने बोला कि इस रिस्ट्रिक्शंस को मत लगाओ, ठीक है, और इसको इम्पोज कराओ उन्होंने। अब क्या दूसरी चीज़ क्या है, डिफरेंस इन वेट मेजर एंड करेंसी। अब वेट्स मेजर एंड करेंसी में डिफरेंसेस देखने को मिले। कैसे मिले, अब जैसे कि पहले चीट हुआ करते थे, फ्रॉड हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे कि वो एक पत्थर ले लेते थे और बोलते थे कि ये 5 किलो का है और आपको जैसे 5 किलो आलू लेने, ठीक है, तो वो 5 किलो तोल के बोल देंगे, बेशक वो 3 किलो का ही पत्थर हो, ठीक है। तो ऐसे करके वो फ्रॉड करते थे, कभी बार दुकान वाले या फिर वेट एंड मेजरमेंट की जो यूनिट्स थी उसमें भी फ्रॉड करा जाता था। तो इसमें एग्जांपल्स क्या हमारे, जैसे कि कस्टम बैरियर्स में क्या होता था कि अगर हमको जैसे ए पार्ट है और सी पार्ट है, ए पार्ट से सी पार्ट तक जाना है, तो उसमें क्या है, जो बी वाला स्टेट आएगा और उसके नीचे वाले और भी कुछ स्टेट्स आएंगे, तो हर एक स्टेट में अलग अलग टैक्स देना पड़ेगा, रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई, ठीक है। तो क्या होता था, वेट और मेजरमेंट में भी ट्रेड ज़्यादा नहीं हो पाया। दूसरा हमारा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा हमारा एग्जाम्पल है एली, जो आपके बुक एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। एली मतलब क्या होता है, एक क्लोथ्स नापने का एक औजार होता है या फिर मेजर करने का एक औजार होता है, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डिमांड फॉर यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। उन्होंने क्या किया, एक यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी को डिमांड किया कि आप एक जैसे पॉलिटिकल स्फीयर में भी ठीक है अलग अलग हो, लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर में सारे लोग एक होने चाहिए, यूनिफाइड होने चाहिए, ठीक है। ऐसे नहीं कि एक कंट्री में पॉलिटिकल स्फीयर तो अलग अलग है, ठीक है, कोई नहीं, लेकिन इकोनॉमिक स्फीयर पे पूरी कंट्री एक साथ होनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल क्या दिया गया है, इसका एग्जाम्पल है जुलोविरेनिया।
स्लोवेनिया एक स्टेट है, ठीक है, उसका एग्जांपल दिया गया है इकोनॉमिक स्फीयर में। तो हमने देखा कि लिबरल नेशनलिज्म वाले लोग थे वो पॉलिटिकल स्फीयर में और इकोनॉमिक स्फीयर में कैसे कैसे क्या क्या डिमांड्स थी पॉलिटिकल स्फीयर में और इकोनॉमिक स्फीयर में, ठीक है, किस तरीके से अलग थे पॉलिटिकल स्फीयर और इकोनॉमिक स्फीयर। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया, यहाँ पे हमने देख लिया पॉलिटिकल स्फीयर इकोनॉमिक स्फीयर के बारे में। और क्या देखा, और हमने देखा लिबरल नेशनलिज्म के बारे में कि लिबरल नेशनलिज्म के क्या क्या आइडियोलॉजीज थी, उनकी क्या क्या आइडियोलॉजीज वो फॉलो करते थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपको एक नई वीडियो के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।